इस वीडियो में दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर के 5वें पेपर संकाय एवं विषयों की समझ का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और 5वें पेपर के सभी यूनिट्स को देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट के अलग अलग वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगे, जिनसे आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, संकाय अथवा अध्ययन क्षेत्र का क्या महत्व है। तो देखिए, संकाय का स्वयं गुणों की दृष्टि से व्यापक क्षेत्र है कि जितना हमें दिखाई हमें देता है। यह आवश्यक रूप से सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक संबंधों को जोड़ता है। इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अध्ययन क्षेत्र अथवा संकाय का निम्नलिखित महत्व है। देखिए, पहला महत्व आता है सामाजिक कड़ी और सामाजिक संदर्भ में विषय का महत्व है। हम सब समाज में रहते हैं और समाज के विकास के साथ साथ अनेक विषय हमारे सामने आते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषय आते हैं। ये व्यापक रूप से सामाजिक विकास के बारे में सोचने में अपना योगदान देते हैं। कोई भी विषय को जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है या दूसरे संस्थानों में सिखाया जाता है, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आधार अवश्य होता है। सभी व्यक्ति सीधे तौर से किसी भी विषय विशेष से प्रभावित नहीं होते, परंतु प्रत्येक विषय का थोड़ा बहुत प्रभाव तो समाज पर देखने को मिलता ही है। इससे इसका सामाजिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न विषयों ने मानव जीवन को पहले की अपेक्षा श्रेष्ठतर बनाने में अपना योगदान दिया है। इसका कारण है कि सामाजिक संबंध का होना ही है। सामाजिक संदर्भ में बिना अध्ययन विषय का कोई मूल्य नहीं है। प्रत्येक अध्ययन के विषय का समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में दूसरा महत्व देखिए, शैक्षिक कड़ी और शैक्षिक संदर्भ में अपना जो अध्ययन है उस विषय का महत्व देखिए। जब अध्ययन विषय शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ाया जाता है तो भी उसका शैक्षिक संबंध है। प्राचीन समय में विभिन्न अध्ययन विषय व्यक्तिगत प्रयास से ही आए हैं और वे धीरे धीरे से शैक्षिक क्षेत्र में हो गए, क्योंकि वे शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे गए। प्रत्येक अध्ययन विषय जो शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए, उनकी विशेष आवश्यकता या महत्व था और परिस्थिति के साथ उसने अपना स्थान ले लिया। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि कई अध्ययन विषय जो शैक्षिक क्षेत्र में आए और तेजी से विकसित हो गए। इसके बाद में तीसरा महत्व है व्यावसायिक कड़ी और व्यावसायिक संदर्भ में अध्ययन विषयों का महत्व। प्रत्येक अध्ययन विषय यह वादा करती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति का उपयोग किसी न किसी स्तर पर करेगा। इसलिए प्रत्येक अध्ययन विषय का संबंध किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर तकनीकी क्षेत्र में जो तुलनात्मक रूप से एक नवीन क्षेत्र है, इसमें बड़ी संख्या में व्यक्ति काम करते हैं। इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ, तकनीकी कारीगर, इंजीनियर, मशीनी कार्य संचालक, योजना निर्माता और विकासकर्ता आदि हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय की कड़ी दूसरे अध्ययन विषय से जुड़ी होती है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि भी से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अध्ययन क्षेत्रों की विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता है, प्रत्येक संकाय का एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र होता है और उसकी अलग विषय वस्तु होती है। दूसरा है, प्रत्येक संकाय का एक विशिष्ट इतिहास और परंपराएं होती है। तीसरा है, प्रत्येक संकाय विशिष्ट क्षेत्र और विचारों में कार्य करता है। चौथा बिंदु है, प्रत्येक संकाय का एक विशिष्ट ढांचा होता है। पांचवा बिंदु है, प्रत्येक संकाय ने शिक्षण व सीखने के तरीके विकसित किए हैं। छठा बिंदु है, प्रत्येक संकाय के अनुसंधान के अपने तरीके होते हैं। और सातवां बिंदु है, प्रत्येक संकाय ने नवीन ज्ञान को संगठित करने के तरीके बना रखे हैं तथा अपनी प्रामाणिकता, अनुभवों की परिभाषा, अनुसंधान के तरीके सुनिश्चित कर रखे हैं। इसके बाद में आठवां बिंदु आता है, प्रत्येक संकाय अपनी निरंतरता विकसित करता रहता है। इस तरह से दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न का ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सह संबंध से आप क्या समझते हैं। सह संबंध का अर्थ देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं, घटनाओं या विचारों में संबंध स्थापित करना। शिक्षा में सह संबंध या समवाय का अर्थ है विभिन्न विषयों का इस प्रकार से शिक्षण कराना कि उनसे प्राप्त जो ज्ञान है उनमें संबंध हो। उन्हें एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं। इन संदर्भों को एक दूसरे विषयों के साथ में संबंधित कर देना शिक्षा में समन्वय कहलाता है। इसके बाद में देखिए, शिक्षा में सह संबंध सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में सह संबंध के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा में सह संबंध होना चाहिए, जिससे वह एक विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से स्थापित कर दिया जाए तो विषय अधिक रोचक और आकर्षक बन जाता है। हर्बर्ट ने किसी एक विषय का ज्ञान इस प्रकार से प्रदान करने को कहा कि वह ज्ञान अन्य विषयों के प्राप्त ज्ञान में करने में सहायक हो। विभिन्न विषयों को विषय वस्तु इस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए कि उनसे प्राप्त ज्ञान में एकता तथा अखंडता हो। हर्बर्ट ने जिस समय सह संबंध का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, तब से लेकर के अब तक सह संबंध के क्षेत्र में अनेक विकास हो चुके हैं। अब शिक्षा शास्त्री न केवल विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित करने की सोचते हैं, वरन वे एक ही विषय के विभिन्न अंगों में भी सह संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों टी रेमांट ने भी परिभाषा दी कि कोई भी विषय भली भांति नहीं समझा जा सकता
और न कोई कला बुद्धिमत्ता से अभ्यस्त की जा सकती है। यदि वह प्रकाश जो अन्य विषय एक विषय पर फेंकते हैं जानबूझ करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ क्या है और उसकी संकल्पना को स्पष्ट करना है। तो देखिए, शीर्षक का अध्ययन करने से पूर्व हमें डिसिप्लिनरी शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामान्यतः डिसिप्लिन से तात्पर्य वह अभ्यास या प्रशिक्षण है जिससे हम मानवों को नियमों और कानूनों का अनुसरण करना सिखाते हैं। इनमें दंड भी शामिल होता है। इसमें व्यवहार और स्थिति को नियंत्रित करना और समन्वित भी है, जो इस प्रशिक्षण का ही परिणाम है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र के विस्तार से इस दृष्टि से किया जाता है, फिर भी जहाँ तक इस शीर्षक का संबंध है, यहाँ हमारा अर्थ कुछ भिन्न है। हमारा संबंध शैक्षिक विषयगत अवधारणा से है। इससे हमारा तात्पर्य ज्ञान के क्षेत्र या विशेषय है जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं या शिक्षण करते हैं, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में। तो इस तरह से आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं संकाय या अध्ययन क्षेत्र एवं विषय की। तो ज्ञान और सूचना के विस्फोट के द्वारा हम हमारे चारों ओर नए नए विषय देखते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हम संकाय या डिसिप्लिन और विषय के अंतर को स्पष्ट करें। संकाय और विषय पूर्ण और अंश की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित हैं। एक संकाय या डिसिप्लिन विषयों में समस्त ज्ञान के क्षेत्र को समाविष्ट करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान का संकाय विज्ञान के क्षेत्र के समस्त ज्ञान को समन्वित करता है। इसके विपरीत विषय या सब्जेक्ट संकाय डिसिप्लिन का एक छोटा अंश है। इसी प्रकार कला के संकाय में भाषा, दर्शनशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषय हैं। ये सभी कला के विस्तृत क्षेत्र में प्रतिबिंबित होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक शैक्षिक संकाय ज्ञान की ही एक शाखा है। यह विशिष्टता व्यक्ति, परियोजना, समाज, चुनौतियों, अध्ययन, जानकारी और अनुसंधान के क्षेत्र को समाविष्ट करती है, जो कि सुदृढ़ता से निर्धारित शैक्षणिक संकाय में दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञान की शाखा में सामान्यतया भौतिक शास्त्र, गणित, कंप्यूटर विज्ञान आदि आते हैं। एकाकी रूप से संबंधित संकाय में सामान्यतः विषय विशेषज्ञ होते हैं। दूसरे जो कला का अध्ययन करते हैं या सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देते हैं, उनके बजाय किसी विशिष्टता के वे शैक्षिक संकाय की सामान्य श्रेणी में आते हैं। जब शैक्षणिक संकाय स्वयं ही कम और अधिक अभ्यास कार्य पर जोर देती है, जैसे बहुविषयी या अंतःविषयी, स्थानांतरित विषयी अथवा परिविषयी, तब वे बहुमुखी विषय वस्तु से कुछ शैक्षणिक दृष्टिगोचर या विचार ग्रहण करती है। इस प्रकार वे किसी समस्या को उठाते हैं और अध्ययन के किसी क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि किसी एक विषय पर भी भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, फिर शैक्षणिक संकाय के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। अध्ययन क्षेत्र अथवा संकाय का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र अथवा संकाय की अवधारणा सबसे पहले उस समय अस्तित्व में आई जब अधिगम का विभिन्न ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विभाजन करने का प्रयास किया गया। प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों या संकाय की व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षा को विभाजित किया गया था, जैसे दर्शन शास्त्र। इसके बाद में देखिए तर्कशास्त्र, औषधि शास्त्र, रेखा गणित, ज्योतिष आदि यहाँ पर आते हैं। आधुनिक समय में पाश्चात्य देशों में पेरिस विश्वविद्यालय में 1231 में ज्ञान को 4 अध्ययन क्षेत्रों में विभाजित किया गया: धर्मशास्त्र, औषधि विज्ञान, कानून और कलाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखिए, डिसिप्लिन शब्द विशेष तौर से शैक्षिक संस्थानों में ही प्रयुक्त किया जाता था। यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की नवीन सूचनाएं विस्तारित की हैं और इस जिसके परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्रियां बनाई गई है। इसके बाद में बात करते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही परंपरागत पाठ्यक्रम को वृद्धि करते हुए उसे नवीन भाषा व साहित्य से संलग्न कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन तथा प्राकृतिक विज्ञान व तकनीकी विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी आदि इसमें शामिल कर दिए हैं। 3 विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र या संकाय इस प्रकार से बने हैं। पहला है भाषा और इतिहास, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, तीसरा है औचित्य मूलक विज्ञान। तो ये कुछ आपको दोस्तों यहाँ पर इतना मटेरियल इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, संकाय का क्षेत्र स्पष्ट करना है और एक विशेष संकाय कैसे बनता है उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, जैसे जैसे 20वीं शताब्दी के पूर्व ही सूचना प्रसार का क्षेत्र विस्तृत होने लगा, नवीन अध्ययन विषय जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया। 1970 और 80 में शैक्षिक विषयों का विस्फोट हुआ और नवीन अध्ययन विषय नवीन विचार तथा नवीन विषय वस्तु लेकर के आए, जैसे मीडिया अध्ययन, पत्रकारिता के संबंधित और महिला से संबंधित अध्ययन और अश्वेत अध्ययन आदि यहाँ पर नए विषय आ गए। नवीन शैक्षिक अध्ययन विषयों ने करियर और व्यावसायिक क्षेत्रों में तैयारी की, जैसे नर्सिंग, अस्पताल प्रबंधन आदि में, जो विश्वविद्यालयों में शामिल हो गए। अंत में आंतरिक अध्ययन विषय अध्ययन के वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे बायोकेमिस्ट्री,
और जियोभौतिक जैसे विशेष रूप से लोकप्रिय हुए क्योंकि इनके ज्ञान का विशेष योगदान माना गया है। जैसे ही 20वीं सदी आई, इन निर्देशों को धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी ग्रहण कर लिया और स्वीकृत परंपरागत विषयों में मान लिया। यद्यपि ये निर्देश भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। 20वीं शताब्दी में विज्ञान के अध्ययन विषय में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और ज्योतिष को भी शामिल किया गया और सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को शामिल कर लिया गया। 20वीं सदी के पूर्व सामान्यतया कई श्रेणियां थी जो उस समय विज्ञान विषय के प्रति अरुचि होने के कारण थी। कुछ अपवाद जरूर थे। विज्ञान के प्रयोगकर्ता विशेष कुशल नहीं थे और उन्हें प्राकृतिक इतिहास नेता और प्राकृतिक दार्शनिक माना जाता था। यह शब्दावलियों एरिस्टोटल के समय से ही आ रही थी और उन्हें वैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं माना जाता था। प्राकृतिक इतिहास इसे माना जाता था जिसे आजकल जीवन विज्ञान कहा जाता है, और प्राकृतिक दर्शन उसे माना जाता था जिसे आजकल भौतिक या फिर शारीरिक विज्ञान माना जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, शैक्षिक प्रणाली के बाहर विज्ञान से संबंधित व्यावसायिक अवसर बहुत कम हैं। उच्च शिक्षा वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान के लिए संसाधन उपलब्ध करती है, साथ ही आर्थिक सहयोग भी देती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों व सूचनाओं की तेजी से वृद्धि हो रही है और मनुष्य ने छोटे क्षेत्रों की वैज्ञानिक गतिविधियों के महत्व को विशेष ध्यान से देखा है। इसी कारण से वैज्ञानिक विशिष्टताएं बढ़ी है। जैसे ही ये विशिष्टताएं विकसित हुई, विश्वविद्यालयों में विज्ञान संबंधित अध्ययन क्षेत्र विकसित होने लगे तथा उनमें सुधार होने लगा। शिक्षा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन विषय को भलीभांति पहचाना जो कि व्यक्तियों की विशिष्टताओं, रुचियों तथा कौशल के लिए आधार बनी। इस प्रकार संसार में देखा कि पूरा विश्व मानसिक रूप से तथा अध्ययन विषय की दृष्टि से काफ़ी बदल गया है। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि विषय संकाय कैसे बनता है। ज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार कई कारणों पर निर्भर करता है। प्राचीन समय में ज्ञान एक व्यक्ति को पूर्ण बना देता था, जिसमें सभी संकाय ज्ञान के सामान्य क्षेत्र में मिल जाते थे। जैसे ही ज्ञान का विस्तार हुआ, ये ज्ञान के श्रेणियों में विभाजित करने की आवश्यकता हुई। यही कारण था कि संपूर्ण ज्ञान को अध्ययन क्षेत्रों में बांटा गया। प्राचीन भारत में ज्ञान को विभिन्न अध्ययन विषयों, संकाय या फिर अध्ययन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया था। जैसे दर्शन शास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, औषधि आदि अलग अलग इनको बांटा गया। जैसे जैसे प्रत्येक अध्ययन विषय का विभिन्न विद्वानों द्वारा विस्तार किया गया, उसके बाद विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती गई। यही कारण था कि दर्शन शास्त्र का विभाजन दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में हो गया। दर्शन शास्त्र का पुनः विभाजन प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद और आदि शाखाओं में इसमें कर दिया गया तथा मनोविज्ञान को भी विभाजित कर दिया गया, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आदि में। यही कारण था कि नवीन अध्ययन क्षेत्र बनते रहे। वर्तमान समय में कंप्यूटर विज्ञान का विशेष क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है और इसमें कई विषय मिल गए हैं, तो धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है और अलग अलग विषय इसके भी बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इस फर्स्ट यूनिट में आपको इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और दोस्तों, इस पेपर के 5वें पेपर के आपको बाकी यूनिट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में आप कंप्लीट पेपर एक साथ देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।